नमस्कार, हमारी खास पेशकश कोरोना क्लिनिक में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। चीन से पहले कोरोना वायरस ने भारत समेत दुनिया के कई देशों में हाहाकार मचा दिया है। देश कोरोना के खिलाफ महायुद्ध लड़ रहा है। पूरे भारत में लॉकडाउन है, आप अपने घरों में हैं और वहीं से कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में अपना योगदान दे रहे हैं। कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है जानकारी, जागरूकता और अनुशासन। इस लॉकडाउन के दौरान हम आपकी हर शंका का समाधान करेंगे, कोरोना वायरस से जुड़े हर सवाल का जवाब देंगे हमारे इस खास कार्यक्रम कोरोना क्लिनिक में। तो आप भी कोरोना क्लिनिक का हिस्सा बन सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। आज हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर संजीव शर्मा, डायरेक्टर एनआईए जयपुर से हमारे साथ आज मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। और शुरुआत जो है मैं अपने सवाल से यहां पर करना चाहूंगा डॉक्टर संजीव। सुमित जी बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ। साथ ही साथ जो हमारे तमाम व्यूअर्स हैं वो अपने सवाल यहां पर कर सकते हैं डॉक्टर संजीव शर्मा से। किसी भी तरीके की शंका है, कोई सवाल है कोरोना को लेकर, वो आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर संजीव, क्योंकि ये पीरियड अब बहुत लंबा हो गया है और लोग जो हैं कई तरीके के सवाल उनके जहन में घूम रहे हैं, नई नई रिसर्चेस सामने आ रही है, मीडिया उन्हें डिलीवर कर रहा है। करंट सिचुएशंस को लेकर, करंट सिनेरियो में सबसे पहले आपका सजेशंस क्या रहेगा हमारे व्यूवर्स के लिए? देखिए, सबसे पहला तो ये है जो करंट सिनेरियो है, क्योंकि अभी जो हमारा इसका जो पॉजिटिव पेशेंट्स का जो ग्राफ है वो बढ़ रहा है अभी जी। और अभी हम उस स्थिति में नहीं आए हैं कि हम जो सरकार के निर्देश हैं या जो लॉकडाउन की हमारी अभी स्थितियां चल रही हैं उसी पे हमें चलना पड़ेगा अभी तो। और लोग धैर्य रखें और अपना विश्वास भी बना के रखें और सहयोग दें, और इस लड़ाई में हम जीतेंगे ये तो तय है। लेकिन हमें अपना धैर्य बना के रखना पड़ेगा और जो सरकार के द्वारा या आयुष मंत्रालय के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा जो जानकारियां या जो एडवाइजरी निर्देशिका जारी की गई हैं उनका पालन करते रहें। और इस लड़ाई में हमें जीतना ही है। भारत सरकार, राज्य सरकार और सारी सरकारें और सारा देश एकजुट होकर लड़ रहा है, तो इस लड़ाई को अभी हमें और लड़ना पड़ेगा, ऐसा लगता है। डॉक्टर संजीव, क्योंकि जब हम सेफ्टी की बात कर रहे हैं तो ज़्यादातर जो एडवाइजरीज जारी की गई हैं उसमें कहा गया कि आप हैंड सैनिटाइज कीजिए, आप अपने हाथों को जो है वो धोइए। लेकिन लोगों के जहन में कई तरीके के सवाल हैं। अब उन्हें किस तरीके का साबुन इस्तेमाल करना है, अब हैंड सैनिटाइजर को आकर अगर लेना है तो चूज कैसे करना है, और ख़ासतौर पर इस वक्त में जब एक बड़ी मार्केट जो है, जो लोकल कहे जाएंगे या फिर जो फेक सैनिटाइजर्स हैं वो भी मार्केट में आ चुके हैं। तो मुश्किल ये है कि आखिर कैसे फिर अपने आप को सेफ रखा जाए। देखिए, ये जहाँ तक सैनिटाइजर और साबुन की बात है तो साबुन से हाथ धोना एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव है। साबुन, कोई भी सामान्य साबुन जो बाजार में उपलब्ध है वो सभी कारगर हैं। साबुन से हाथ धोते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि कितनी देर तक हाथ धोने हैं और कैसे हाथ धोने हैं, ये हमें ध्यान होना चाहिए। कि जैसे एडवाइजरी में कहा गया है कि 20 सेकंड कम से कम या 20 से ज़्यादा 40 सेकंड तक हम हाथ धोएं, और जब हाथ धोएं तो साबुन का झाग उठना चाहिए। झाग के बिना अगर हम एकदम जरा सा साबुन लगाए और एक औपचारिकता करके उसको छोड़ देते हैं तो वो, या धो लेते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। साबुन लगाएं, अच्छी तरह साबुन लगाएं और पूरे हाथों को, जैसे ये साबुन लगा लिया, ये कर लिया, तो इसको अच्छी तरह मल के फिर उंगलियों के बीच में, ये वेब स्पेसिस जो हैं इनके बीच में हम उसको लें और कलाइयों से ऊपर तक धोएं। हम कई बार बिल्कुल आगे आगे उंगलियों को धो करके वो छोड़ देते हैं, वो नहीं है। हम कलाइयों से ऊपर तक साबुन से धोएं और 20 से 40 सेकंड तक इसको रखें और उसके बाद पानी से फिर हम हाथों को धोएं। हैंड सैनिटाइजर जो है ऐसी स्थिति में यूज़ करना है, प्रयोग करना है जहाँ हमारे पास साबुन की व्यवस्था या हाथ धोने की व्यवस्था नहीं है या बार बार हमें कहीं टच करने पड़े हैं हाथ, उस समय हैंड सैनिटाइजर का यूज़ करना है। लेकिन हैंड सैनिटाइजर जैसे बताया गया कि 65 से 70% इसका अल्कोहल की मात्रा होनी चाहिए। तो ये बात सही है कि आज मार्केट में पता नहीं जो हैंड सैनिटाइज़र हमें मिल पा रहे हैं वो कैसे हैं। एक आम आदमी या एक जो इवन चिकित्सक भी हैं उनको भी ये जांचना बहुत मुश्किल है कि ये जो हैंड सैनिटाइज़र है ये सही है या गलत है। इसकी पहचान एक आम आदमी को नहीं हो सकती है। तो ये तो विश्वास करना पड़ेगा, या जो हैंड सैनिटाइज़र यूज़ किए जा रहे हैं उनके टेस्ट किए जाएँ, उनको टेस्ट किया जाए। बहुत जगह ऐसा हुआ भी है, फेक सैनिटाइज़र्स पकड़े गए हैं। तो ये लोगों को ईमानदार भी होना पड़ेगा और सावधान भी रहना पड़ेगा इन चीज़ों को लेकर के। बिल्कुल डॉक्टर संजीव, क्योंकि
कुछ लोग ऐसे हैं, हम खुद को भी इंक्लूड कर रहे हैं, आप लोग तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभा ही रहे हैं एज ए डॉक्टर, एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर। मैं देख रहा हूं आपको कि आपने हाथों में ग्लव्स भी पहने हुए हैं और मास्क को आप कैरी कर रहे हैं और इसके साथ ही आपने हेड कैप जो है वो भी पहना हुआ है। क्या किसी नॉर्मल पर्सन को भी इसी तरीके की जो है प्रिकॉशन लेना जरूरी है? जो हेड कैप है, मास्क तो कंपलसरी है ही, खैर जितना भी आप अगर भीड़ भाड़ वाले इलाके में हैं, बाहर अगर निकल रहे हैं, तो क्या नॉर्मल पर्सन को भी ये तमाम चीजें कैरी करने की जरूरत है? जी जी जी, नहीं देखिए ऐसा है, मास्क तो जैसे कहा गया कि मास्क तो वो आवश्यक है ही है, बाहर निकलना है तो मास्क तो प्रयोग करना ही करना है। मास्क के भी कई तरह की समस्याएं उसमें आ रही हैं, लेकिन घर में बना हुआ मास्क भी हम प्रयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से प्रयोग कर सकते हैं। मास्क तो आवश्यक है, लेकिन हेड कैप है या ग्लव्स हैं, ये आम आदमी को उपलब्ध हो पाएँ, ये और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो पाएँ, ये संभव नहीं है। अगर मिल जाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मास्क एक मेन स्टे है कि मास्क को हम पहन के निकलें अगर जब भी बाहर निकलना है तो। ये तब की बात है जब बाहर निकलना है, अगर घर के अंदर है तो हमें इन सारी चीज़ों की इतनी आवश्यकता नहीं है। ग्लव्स और ये जो हेड गियर है या हेड जो कैप जो है, ये उन लोगों के लिए है जो पेशेंट्स के सीधे कांटेक्ट में आ रहे हैं या रिस्क में है, हाई रिस्क ग्रुप में है, उनके लिए ग्लव्स, हेड कैप ये ज़रूरी है। लेकिन सिर्फ आप थोड़ा सा बाहर निकल रहे हैं तो उस समय अगर मास्क आप यूज़ करें या फेस कवर आप यूज़ करेंगे तो वो ठीक रहेगा। ये आवश्यक नहीं है कि ग्लव्स और कैप हम यूज़ करें। एक जो एक नया खतरा हिंदुस्तान के लिए अगर हम बात करें, अभी जिस तरीके से हर बार जो एडवाइजरी जारी की जा रही हैं, अपडेट्स जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रोज़ जारी की जाती हैं, उसमें कहा यह गया कि इंडिया के अंदर जो केसेस आ रहे हैं असिम्प्टोमेटिक आ रहे हैं। ये कितना बड़ा खतरा है अगर इस तरीके के असिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स अगर सामने आएंगे तो? और ये असिम्प्टोमेटिक से हम क्या समझें? जो लोग, आप जनरली आप हमारे व्यूअर्स को अगर समझाना चाहें तो असिम्प्टोमेटिक का मतलब क्या है? देखिए, सिम्प्टोमेटिक का मतलब तो ये है कि जिसको लक्षण पैदा होते हैं वो सिम्प्टोमेटिक है, और जिसको लक्षण पैदा नहीं होते हैं वो असिम्प्टोमेटिक है। और बहुत सारे केसेस अब ऐसे आ रहे हैं वो जो एसिम्प्टोमेटिक है, और एसिम्प्टोमेटिक के साथ समस्या ये है कि उसको खुद को भी पता नहीं चलता है कि मैं संक्रमित हूँ, और बाकी जो उसके सामने या उसके संपर्क में आने वाले लोग हैं उनको भी पता नहीं चल पाता है कि ये संक्रमित है, कोई लक्षण दिखता नहीं है। इसलिए वो एक बहुत हार्ड कैरियर या बहुत ज़बरदस्त कैरियर बन जाते हैं, और उससे जो स्प्रेड का खतरा है बहुत बहुत बढ़ गया है। तो इस चीज़ से हमें सावधान रहना पड़ेगा, और उस चीज़ के लिए सबसे बढ़िया तो यही है कि जो पहली बात हमने ये सारी सरकार ने कही, सारी सरकारों ने कही है, सभी जगह कही जा रही है, वो है फिजिकल डिस्टेंसिंग। फिजिकली हम एक दूसरे से जितना दूर रहेंगे वो ही सबसे कारगर एक मेथड है। जो एसिम्प्टोमेटिक है चाहे सिम्प्टोमेटिक है, उनसे दूर हैं। जितना हम संपर्क में आते जाएंगे, पता नहीं कौन सा व्यक्ति समाज में अब संक्रमित है, ये थोड़ा सा भय सताने लगा है। असिम्प्टोमेटिक के अंदर डॉक्टर, क्योंकि कई तरीके के मिथ हैं लोगों के जहन में, जिसमें कहा यह जा रहा है कि अगर कोई असिम्प्टोमेटिक है तो वो अचानक से फेडअप हो सकता है, उसके साथ दुर्घटना हो सकती है, उसकी मौत हो सकती है। क्या इस तरीके के सिम्टम्स होते हैं असिम्प्टोमेटिक के अंदर? हाँ, देखिए उसको इन्फेक्शन तो है ही है, लेकिन उसको जो सिम्टम्स शुरू में आने चाहिए थे, जैसे एक जुकाम वाले, सर्दी जुकाम वाले, खांसी, ड्राई कफ या जो बुखार है, ये सिम्टम तो आने होते हैं, लेकिन ये सिम्टम नहीं है, ये लक्षण नहीं हैं, और आगे जाकर के वो सीधा लंग में इन्फेक्शन कर देता है, और ऑल ऑफ सडन फिर सीवियरिटी आती है, और ऑल ऑफ सडन जो है उसकी फिर हालात बिगड़ने की स्थिति में रोगी आ जाता है, और उस वक्त हो सकता है कि उसको उसके उस इलाज करना उसका संभव ना हो पाए। ऐसा भी हो तो सकता है कि जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट हैं, जो पेशेंट है वो ठीक भी हो जाए, रिकवर कर जाए अपने आप में। एक इम्यूनिटी की बात कही गई कि जो इंडियंस हैं उनकी इम्यूनिटी काफ़ी बेहतर है, या जिनकी बेहतर है वो अपने आप में रिकवर भी कर सकते हैं, उनके बारे में पता भी नहीं चलेगा कुछ पेशेंट्स के बारे में। ये सिचुएशंस भी क्या है डॉक्टर? बिल्कुल सही बात है कि बहुत सारे लोगों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, और वायरस जो है पूरी तरह वहाँ पर जो पैथोलॉजी क्रिएट करनी है वो पैथोलॉजी क्रिएट नहीं कर पाता है, और वो एसिम्प्टोमेटिक रहते हुए ही उस सारे फेज को निकाल देता है। तो उस व्यक्ति के लिए तो वो ठीक है, उसकी इम्यूनिटी अच्छी थी और उसने उसको झेल लिया, लेकिन वो एक कैरियर तो
है ही, और वो कैरियर जो है वो अपने नज़दीक आने वाले लोगों को या अपने परिवार में और लोगों को संक्रमित कर सकता है। और जिसकी उस परिवार में या उसके संपर्क में आने वाले लोगों की अगर जिसकी भी इम्यूनिटी कम होगी, व्याधि क्षमता कम होगा, तो निश्चित रूप से वो उसको खतरा ज़्यादा होगा। तो ये निश्चित रूप से एक खतरा तो है, ये जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं वो खतरा हैं। अभी एक हालांकि कुछ मजाक में कहा गया कि अगर खुद को हो जाए तो खांसी और दूसरे को हो जाए तो कोरोना, ये बहुत ज़्यादा जो है लोगों के जहन में चीज़ें चल रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर अगर किसी को इस सिचुएशंस में कोई देखे तो कैसे ये डिसाइड हो कि भाई अगर हमने अपने आसपास कोई ऐसा पेशेंट देखा है जिसको बुखार भी है, खांसी भी है, तो क्या ये श्योर हो सकता है या सिर्फ टेस्ट ही इसका एक जो है विकल्प है? जी नहीं, देखिए ये एक बात सही है कि हर खांसी कोरोना नहीं है, हर बुखार कोरोना नहीं है, या हर जो नाक बह रहा है वो कोरोना कोविड नहीं है, ये बात सही है। इसके एक सेट गाइडलाइंस हैं कि कब कहाँ कौन से लक्षण जो हैं, बहता हुआ नाक, सादा जुकाम हो सकता है, बहता हुआ नाक, खांसी और थोड़ा सा बुखार, ये भी दूसरी तरह के जुकाम के लक्षण हो सकते हैं। लेकिन इनको आम आदमी को डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल है। अगर कहीं खांसी, जुकाम, बुखार ये इकट्ठा रहता है तो हमें सावधान रहने की ज़रूरत है, और उसके लिए नज़दीकी जो आपका चिकित्सालय है वहाँ पर परामर्श लेने की आवश्यकता है, ताकि वहाँ पर परामर्श लें और आवश्यकता हो तो टेस्टिंग के लिए जाएं। लेकिन ये एक बात ध्यान रखें कि इससे भयभीत नहीं होना चाहिए। हर जुकाम, हर खांसी, हर नाक बहना या बुखार ये कोरोना नहीं है। क्या रीज़न वाइज खतरा जो है वो ज़्यादा या कम हो सकता है इस वायरस से? हमने इटली को देखा है, हमने स्पेन देखा, अमेरिका के अंदर किस तरीके की सिचुएशंस हुई हैं। न्यूजीलैंड ऐसी कंट्रीज़ के अंदर है जिसने बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से इन चीज़ों को रिकवर किया है। हिंदुस्तान अभी स्ट्रगल कर रहा है। तो क्या रीजन वाइज इम्यूनिटी पर क्या कुछ फ़र्क पड़ता है जिसके बाद वायरस के ऊपर किसी भी पर्टिकुलर रीजन के अंदर लोगों की बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी? ये चीज़ें, ये फैक्टर्स भी डिपेंड करते हैं क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए रीजन वाइज इसका डिस्ट्रीब्यूशन तो हम साफ तौर पर पूरे ग्लोब में देख सकते हैं कि बहुत सारी कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ या यूएस में है, इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लोग कर रहे हैं। और इटली, जर्मनी, स्पेन या यूएस, यहाँ पर बहुत इसका एक मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी बहुत ज़्यादा वहाँ पर है। और वहाँ पर लोअर इम्यूनिटी जो है उसका क्या कारण है, ये अभी रिसर्च से पता चलेगा कि क्या क्या ऐसे कारण रहे। खान पान का स्टाइल है, या वहाँ का जो सोशल लाइफस्टाइल है उसमें कहीं दिक्कत है, या क्या है। जहाँ तक हम भारत की बात करें तो भारत में हम निश्चित रूप से स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम काफ़ी हद तक सफल हुए हैं। भारत का जो जनसंख्या अनुपात देखा जाए उस हिसाब से हमारे जो चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग है, हमारी पूरी सरकारें हैं और कोविड वॉरियर जो हैं, जो जिस तरीके से लगे हैं, हम इसको नियंत्रण में तो है। अभी स्थिति तो हमारी नियंत्रण में, भगवान करे नियंत्रण में ही रहेगी, ऐसा हमें उम्मीद है। और भारतवर्ष में अभी खैर एक रिसर्च जो हुई है उसमें अभी वो पुख्ता नहीं है, उसके अभी पब्लिकेशंस आनी बाकी हैं, जिसमें ये कहा गया है कि भारत और कुछ एशियन कंट्रीज़ में इसको लेकर के एक स्पेसिफिक इम्यूनिटी है। वो अभी देखिए ये अपुष्ट बात है, इसको पुष्ट होने में समय लगेगा। एक इम्यूनिटी हम लोगों के बीच में है जो भारत उसका लाभ शायद मिले उसको, अगर सही बात है ये तो लेकिन फिर भी भारत में भी हम देख रहे हैं कि कुछ स्टेट्स में बहुत ज़्यादा है और कुछ स्टेट्स में कम है। तो ये स्टेट्स डायरेक्टली जहाँ बहुत ज़्यादा हो रहा है ये भी रिफ्लेक्ट करते हैं कि वहाँ का पॉपुलेशन जो ये डेंसिटी है वो जितनी जहाँ पर ज़्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी, माइग्रेशन जहाँ जितनी ज़्यादा है वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है। बहुत सारे हिल एरियाज़ हैं हमारे, जैसे हिमाचल प्रदेश में देखा जाए या और जैसे नॉर्थ ईस्ट में कुछ देखा जाए तो वहाँ पर कंपैरेटिवली कम है। निश्चित रूप से जहाँ माइग्रेशन कम हो रहा है या जहाँ पर डेंसिटी कम है लोगों की, पॉपुलेशन की, या जहाँ का वातावरण कंपैरेटिवली साफ़ सुथरा है और लोगों का लाइफस्टाइल भी जहाँ कुछ हद तक मेंटेन्ड है, वहाँ पर निश्चित रूप से कोरोना के पॉजिटिव केसेस की संख्या बहुत कम हम देख रहे हैं। लेकिन कुछ स्टेट्स में जहाँ डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, लाइफस्टाइल में भी शायद डिस्टर्बेंस है और रहने का जो स्टाइल है, खाने पीने का स्टाइल, उसमें कुछ गड़बड़ी के कारण जो है ये हम
ज़्यादा वहाँ पर देख रहे हैं। चलिए हम अपने कॉलर के पास चलेंगे डॉक्टर संजीव, क्योंकि हमारे कॉलर्स के बहुत सवाल हैं आजकल के, अपने घर पर हैं वो और कई तरीके के सवाल हैं। तो एक्सपर्ट, मुझे थोड़ी आवाज़ कम आ रही है जी, हम कोशिश करेंगे कि इसमें थोड़ा सा जो है बेहतर आप तक आवाज़ जो है पहुंच सके। हमारे साथ एक कॉलर है डॉक्टर संजीव, जरा हम चाहेंगे कि उनका जवाब आप जो है वो दें। जी नमस्कार, अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। हेलो जी जी, मैं नागौर मोंडवा से बोल रहा हूँ। जी सर मेरा सवाल है कि कोरोना है जो गांव के लोगों की इम्यूनिटी अधिक हो गई है, तो क्या उनमें भी हो सकता है या फिर गाँव वालों की इम्यूनिटी अधिक होती है इसलिए उनमें नहीं होगा? डॉक्टर संजीव, अगर आप सुन पाए हो तो गांव के लोग जो हैं वो कितने बड़े रिस्क पर, आपने अभी कुछ बात की जैसे आपने बताया मुझे प्रश्न पूरी तरह से सुनाई नहीं दिया। मैं डॉक्टर संजीव, मैं थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं इसमें। प्रश्न कॉलर हैं वो ये पूछ रहे हैं कि गांव के जो लोग हैं वो कितने रिस्क पर हैं, क्योंकि आपने अभी उदाहरण भी दिया कि हिमाचल प्रदेश का आपने किस तरीके की सिचुएशंस वहां पर है क्राइटेरिया वाइज। तो गांव के लोगों का अमूमन ये कहा जाता है क्योंकि इम्यूनिटी काफी अच्छी होती है। जी 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 जी, नहीं, गांव के लोगों की निश्चित रूप से इम्यूनिटी अच्छी है, लेकिन गांव के लोगों में एक और थोड़ी सी बात, बहुत सारी जो हमारे रूरल एरियाज हैं भारतवर्ष में, वहाँ डेफिशिएंसीज की बहुत, आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया, प्रोटीन डेफिशिएंसी, थोड़ा न्यूट्रिशन को लेकर के प्रॉब्लम्स हैं। तो हम ये एक रक्षा कवच तो गाँव के लोगों को भी नहीं मान के चल सकते हैं कि वहाँ पर एक रक्षा कवच है। ये ठीक है, वो लोग एक मेहनती होते हैं, फिजिकली पूरी तरह से फिट होते हैं, लेकिन जहाँ तक इम्यूनिटी की बात है तो ऐसा सुरक्षा कवच मैं नहीं मानता हूं कि सभी गांवों में ऐसा होगा, क्योंकि वहां जो एक आर्थिक स्थिति है वो कैसी है, वहां का खाना पीना कैसा है, डेफिशिएंसीज कैसी हैं, न्यूट्रिशन का स्टेटस कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। एक रक्षा कवच वहां पर भी नहीं है। चलिए, ऐसा नहीं है कि कोई अलग क्षेत्र के लिए गांव के लोग इससे बीमार नहीं हो सकते, उन्हें पूरी तरीके से प्रिकॉशंस लेने हैं। मधुकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं बिहार से। पूछे मधुकर, क्या सवाल है आपका? लेने ही पड़ेंगे। जी सर, हम सर समस्तीपुर जिला रोसड़ा से बोल रहे हैं, बिहार से। जी जी सर, जानकारी। डॉक्टर साहब प्रणाम। डॉक्टर साहब जी सर, जानकारी हमें ये चाहिए थी। आज ही हम देखे हैं कि दिल्ली में जो है सो एक सब्जी विक्रेता डॉक्टर साहब बीमार हो गया है, जो मौत हो गया उसका। ठीक है, तो हम लोग जो अभी सब्जी खरीद रहे हैं या कुछ खरीद रहे हैं, तो हम कैसे समझेंगे? ठीक है, यानी ये डॉक्टर संजीव ये पूछना चाहते हैं, क्योंकि सब्जी ऐसी चीज हो गई है जो रोजमर्रा की चीज है और उसे खरीदना भी जरूरी है। अब ये खबर जो है गुजरात से आई, जहां पर कई लोग इस तरीके से संक्रमित हुए, 60 से ज्यादा लोग सब्जी विक्रेता के संपर्क में आने से संक्रमित हुए हैं। आखिर वो कैसे, जो जरूरी चीजें उन्हें कैसे अडॉप्ट करें, कैसे लें उन्हें? हाँ, बहुत सही बात है, बहुत सही प्रश्न है। और इसमें सिर्फ सब्जी वाले नहीं, दूसरी जो एसेंशियल सर्विसेज वाले हमारे लोग हैं, जो एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, सब्जी है, करियाना है, या रोज़मर्रा की दूसरी दूध है, ये सारी चीज़ें हैं, इनको लेकर के बहुत एक रिस्क इन्वॉल्व तो है ही है। क्योंकि जो सब्जी बेच रहा है या जो व्यापारी है वो कई हाथों को डील कर रहा है। कभी वो जो सब्जी है वो उस तक कितने हाथों से होकर के गुजर के उसके तक पहुँची और वो आगे ग्राहक को दे रहा है। इसी तरह दूसरा सामान कितने हाथों से क्रॉस होकर के, टच होकर के वो उसके पास पहुंच रहा है, फिर आगे दे रहा है। तो वो एक हाई रिस्क ग्रुप तो बन ही जाता है। और वहाँ पर जब हम सामान खरीदते हैं, रोज़मर्रा का सामान आवश्यक भी है, खरीदना भी है, तो हमें सावधानी तो लेनी पड़ेगी। एक तो जितना कम से कम हो सके हम सामान खरीदें, और दूसरा ये है कि एक बार इकट्ठा हम 2-3-4 दिन की प्लानिंग बना करके सामान अगर हम खरीद सकते हैं, संभव हो ऐसा, तो वो कर देना चाहिए कि हफ्ते का 1 बार या 2 बार सामान खरीद लिया। तो फिर वो जो सामान हम घर में लाते हैं उसको भी एकदम प्रयोग करना वो सही नहीं है। जो सब्जी हम लाते हैं उसको आप पानी में भिगो के रख दीजिए, तो वो या हो सके तो उसमें थोड़ा ये जो खाने वाला सोडा है या सिरका उसमें डाल करके उसमें बाल्टी की पानी की बाल्टी में जो है उसमें डुबो के रख दीजिए और काफ़ी देर उसको पड़ा रहने दीजिए। या दूसरी सूखी चीज़ें, दालें, आटा, चावल हम ला रहे हैं तो ला करके जब हम घर में रख रहे हैं तो उनको किनारे में रख दीजिए, 1-2-3 दिन कहीं पर पड़ा रहने दीजिए। या गाड़ी में आप लाए हैं और ऐसी चीज़ें हैं जो ख़राब नहीं हो सकती हैं, गाड़ी की डिक्की में ही आप कम से कम 3-4-5 दिन उनको रहने दीजिए, ताकि वो वहाँ पर अगर वायरस बाई चांस है भी है तो वो बिना कोई प्रॉपर मीडिया के वो वहाँ पर उसका वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाए।
तो इस तरह से हम टैक्टफुली मैनेज कर सकते हैं। हमें लेना ही तो सारी चीज़ें पड़ेंगी। खुला दूध जो है वो भी रिस्की है, खुले दूध से भी हम बचें। हम पैकेट वाला दूध लाएं, और जब पैकेट वाला दूध लाते हैं हम उसको पैकेट को इसकी जो पानी की बाल्टी है उसमें डिटर्जेंट का सॉल्यूशन बना करके उसमें डाल करके उसमें रखें, या फिर पैकेट को आप साबुन से अच्छी तरह बाहर से, खास करके उसकी जो जहाँ जॉइंट होता है उसकी जो क्रीजेस हैं जॉइंट के अंदर की जो सर्विसेज हैं उसको भी अच्छी तरह से 1-1.5-2 मिनट तक हम धोएं, उसको अच्छी तरह झाग उठाएं और उसके बाद फिर उसका प्रयोग करें। तो ये सबसे ज़रूरी बात है। दूसरा, घर से बाहर आप निकले हैं, जैसे अभी मैं यहाँ कार्यालय में आया हूँ और घर जाऊँगा तो मैंने ये सारे अपने कपड़े जो हैं इनको खोल करके, इनको फोल्ड करके मशीन में डाल करके उसको धो देना है। मशीन में नहीं डाल सकते हैं, मशीन नहीं है तो आप नहाइए जा करके, और नहाते हुए इनको गरम गरम पानी से धो दीजिए। तो ये एहतियात बरतनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब ये शायद हमें पता नहीं है कि वो जो सब्जी विक्रेता है या दूसरे सामान का जो विक्रेता है वो कहाँ तक संक्रमित है या नहीं है, और उसका संक्रमण हम कितना कैरी कर रहे हैं। तो ये सावधानियाँ हर एक चीज़ के लिए हमें लेनी पड़ेंगी, और ऐसी वस्तुएं ना खरीदें जिनकी हमें कोई तुरंत आवश्यकता नहीं है, या कोई ऐसी जो गैर आवश्यक चीज़ें हैं उनकी बिल्कुल, यानी आप गैर आवश्यक रूप से बाहर ना जाएं, ये सबसे कहीं ना कहीं करनी पड़ेंगे, और उसी के बाद जो है आप सक्सेस में हो सकते हैं। आशुतोष, एक और कॉलर हमारे साथ बिहार से जुड़ रहे हैं। आशुतोष, पूछिए, आपका क्या सवाल है? जी नमस्कार सर, मेरा नाम आशुतोष कुमार है, मैं बिहार के भागलपुर जिला से बोल रहा हूँ। नमस्कार जी सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे घर में रोज सुबह दैनिक अखबार पेपर आता है, तो क्या ये पेपर को किसी माध्यम से ये भी संक्रमण का कारण है, वायरस का कारण है, और अगर है तो इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, इसको कैसे सैनिटाइज कर सकते हैं? जी 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 देखिए, जो जैसे कहा गया है कि जो कोई भी किसी भी तरह का कागज़ जो है उसमें इस वायरस की आयु लंबी है, कम से कम 24 घंटे तक तो वायरस रहता है। और हम जानते हैं कि जो न्यूज़पेपर है वो कई हाथों से गुजर के आता है, लेकिन हम उस न्यूज़पेपर को अगर प्रयोग कर रहे हैं, वैसे तो मिनिमम प्रयोग करें, कम से कम प्रयोग करें तो अच्छा रहेगा, लेकिन क्योंकि वो हमारे लिए एक बहुत ज्ञान का और इसका स्रोत भी है, जानकारी का स्रोत भी है, तो अगर हम उसको पढ़ते हैं तो पढ़ करके आप उसको अपने हाथों को अच्छी तरह से सैनिटाइज करें, और फिर पढ़ करके अखबार को आप एक ऐसी जगह रख दें कि फिर दोबारा उसको टच करने दिया, दूसरे परिवार के लोग जो हैं उसको बार, या बच्चे लोग बार बार उसको टच ना करते रहें। इसमें भी एहतियात लेने की तो ज़रूरत है। सिमिलरली हमें जो करेंसी नोट्स हैं उसमें भी बहुत सावधानी लेने की ज़रूरत है। ये सारे माध्यम हो सकते हैं। एक माध्यम ऑनलाइन का भी हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम जो न्यूज़पेपर्स हैं अब ऑनलाइन अवेलेबल हैं, उसके माध्यम से भी आप इसे पढ़ सकते हैं। जो लोग सक्षम हैं, जो इस तरीके से ऑनलाइन टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं, वो उसका ऑनलान भी यूज कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर संजय, आप हमारे साथ जुड़े, हमारे व्यूअर्स को आपने बेहतरीन ऑनलाइन यूज कर सकते सलाह है वो आपने दी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सुमित जी। तो कोरोना क्लिनिक में हमारी कोशिश है कि आपके तमाम सवालों के जवाब दिए जा सकें इस लॉकडाउन के पीरियड में। इस लॉकडाउन को आपके लिए कुछ आसान जो है बनाया जा सके, आपके सवालों के जवाब दिए जा सकें, और बाकी निर्भर आप पर करता है कि आपको इस लॉकडाउन में कोरोना को किस तरीके से हराना है, क्योंकि एक साथ रहेगा इंडिया तभी कोरोना हारेगा। एक साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ना है। फिलहाल इतना ही, खबरें जारी हैं, बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। हेलो हाय को कहें बाय, आदत में नमस्ते को लाएं। हर घंटे साबुन से धोएं हाथ, फिर सैनिटाइजर से करें साफ। सर्दी, खांसी या हो बुखार, चेकअप के लिए हो जाएं तैयार। मंदिर, मस्जिद, मेला और बाजार, इनसे रखें दूरी, बने समझदार। याद रखें, सावधानी और सतर्कता ही है कोरोना से बचाव।